हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब मज़े में? आज हम लोग 12th क्लास का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सत्यम सर, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा एक इसी प्लेटफॉर्म पर मिल गया हूं और हम लोग फिर से एक बार साथ मिलकर काम करेंगे और थर्ड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जिसमें आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आपको एक साथ पढ़ना रहता है। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसका नीट और जेईई में काफ़ी यूजफुल है और बोर्ड एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं। और इसी चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड इसके साथ आपको मिलता है 2 मार्क्स क्वेश्चन भी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बहुत ऐसा विषय है वैसा विषय है, बट हमसे थोड़ा मजबूत जरूर है बट कमज़ोर है। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। तो उसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि ये किस प्रकार से सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका कहाँ फिजिकल अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नाम से। तो नाम है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके शब्द में 2 शब्द हैं। इसके एक शब्द में इसके 2 शब्द हैं। पहला शब्द है आपका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से अगर मैं ब्रेक कर दूँ केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा केमिकल रिएक्शन का परफॉर्मेंस जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उस चैप्टर का अध्ययन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका और भी मीनिंग है, जैसे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे तरीके हैं, नियम है। तो उसमें एक आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें केमिकल रिएक्शन के परफॉर्मेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। वैसे आप लोगों ने पहले से जानते हैं कि घर में 2 वायर लगा दोगे, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। ये भी हम लोग अभी नेक्स्ट इसके बाद इस टॉपिक के बाद चर्चा करेंगे कि आखिर वो किस टाइप के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का पार्ट है। तो केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग केमिकल एनर्जी का भी कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि एनर्जी को तो हम बना नहीं सकते, बस उसका कन्वर्जन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? इलेक्ट्रिकल यानी में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में केमिस्ट्री का यूज करना, यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बनाया था, जहाँ से ये चैप्टर एनालिसिस कर सकते हो, या इस चैप्टर का उत्पादन हुआ, इस चैप्टर का खोज हुआ कि यहाँ से ये चैप्टर बनना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री वैसा केमिकल रिएक्शन जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है या उसका कंजम्पशन होता है। केमिकल रिएक्शन का यूज करके इन्वॉल्व, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना या उसको बनाना या इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करना, वो आपका केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा। केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि इसमें हमें अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का हिंदी होता है स्वतः, मतलब ये खुद ब खुद ये रिएक्शन हो जाएगा। आयन ब्रेक होंगे, आयन में गति आएगी, फ्लो होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और हमें खुद ब खुद आयनों के ट्रांसपोर्टेशन के कारण से हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन या ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि अगर आपको कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो क्या है वो? स्पॉन्टेनियस है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है वो कैसा प्रोसेस है? तो वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। तो बच्चों और दोस्तों, तो इसका डिफिनेशन क्या बन सकता है? तो इसका डिफिनेशन हो सकता है
सब तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है, उसकी जो थ्योरी है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो प्रिंसिपल है, और भी बहुत कुछ होता है केमिस्ट्री में, वो सारे चीज़ों का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो आखिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई तो डिवाइस होता होगा। तो वैसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ठीक है, ये सेल का लो या इसको हम लोग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या सेल, तो जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का परफॉर्मेंस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डिवाइस। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट हो रही है, उसके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में भी उस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं अगले टॉपिक में कि कितने टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे रेसिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी होती है और नॉर्मल कंडक्टिविटी होती है, और ओम्स के भी लॉ हैं। वो सारा इससे आपके छोटे छोटे यूनिट पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आखिर इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अगला है हम लोगों का कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में किस एरिया में हमको, यानी कि कितने क्षेत्र में इसका काम पड़ता है, कितने एरिया में हम लोगों को पढ़ना है। तो वो है दो टाइप के इसमें चैप्टर के पार्ट होते हैं। एक पहला सेक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इसी में हम लोगों को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़नी है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों को गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का अर्थ है जनरली, उनको और भी टाइप में बांटा गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन यानी कि जिससे करंट फ्लो हो उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक दूसरा टर्म लाया गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, दो सब्सटेंस आर कैपेबल टू फ्लो ऑफ करंट इजली, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिससे करंट का इजली फ्लो हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, या उसको कंडक्टर कहा जाता है, जनरली आप लोग इसको कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंट टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर क्या बोलती है। तो अगला है, मेनली इसके टू टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि कंडक्टर के हम कह सकते हैं नेचर के हिसाब से दो टाइप हो गए। एक हो गया मेटालिक कंडक्टर, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, दो सब्सटेंस आर अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वैसे सब्सटेंस जिससे क्या विदाउट केमिकल रिएक्शन के, बिना किसी अभिक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। नाम से ही पता चलता है मेटालिक कंडक्टर, यानी कि जो भी मेटल हैं वो जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो जैसे आपके घर में जो भी सिल्वर के तो नहीं होंगे अगर आप राजा हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन जनरली सबके घर में कॉपर व एल्युमिनियम के ही वायर होते हैं, तो वहाँ पर जो करंट फ्लो है ये दोनों मेटल है, तो इसको हम लोग मेटालिक कंडक्टर वायर कहते हैं। उसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का क्या अर्थ है कि दो सब्सटेंस आर अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द परफॉर्मेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो आयंस का फ्लो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अभी हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इसमें और भी बातें क्लियर हो जाती है। तो हम लोग बिना समय गंवाए हमें इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं, तो और भी कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा आपका कि क्या है ये दोनों। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं मेटालिक कंडक्टर और दूसरा तरफ हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर करंट प्रोड्यूस
या फ्लो विदाउट केमिकल रिएक्शन। इसमें किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, और इसमें हम लोग पॉइंट डाल सकते हैं कि बाय द केमिकल रिएक्शन, बाय द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन का परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है या रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो उन दोनों रिएक्शन में जो आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंडक्शन होता है या कह सकते हैं, तो उससे जो करंट का फ्लो होता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, या कंडक्शन भी कहते हैं। तो मेनली हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या कंडक्टर ही पढ़ना है मेटालिक कंडक्टर का, बस यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज है। दूसरा पॉइंट है, ये आपके जनरली सॉलिड होते हैं, ये जनरली सॉलिड होते हैं। आपने अपने घर में पानी वाला तो नहीं लगाया होगा वायर, और ये आपके जनरली मोल्टेन स्टेट के होते हैं, इन मोल्टेन स्टेट और इन लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन का, ये इसमें मेन होता है। इसमें हम थर्ड पॉइंट डाल सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मोर कंडक्टर होता है, और ये लेस कंडक्टर होते हैं। मतलब आयंस के फ्लो के कारण है, इसलिए इसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है आयंस की, वो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो की स्पीड है उससे कम होती है, इसलिए इसमें जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, ये थोड़ा लेस होता है। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इसमें अगर हम पॉइंट डालते हैं तो ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी मतलब होता है बहना या घूमना, मोबिलिटी ऑफ आयन, जो आयंस की मोबिलिटी है उसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानूंगा। पांचवा पॉइंट आप इस पे कह सकते हैं, क्या कोई बता सकता है? ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें जो आप पांचवा पॉइंट कर सकते हैं, टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केमिकल सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर जो आयंस ब्रेक हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि उसकी मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, उनका फ्लो ऑफ स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आपकी फ्लो ऑफ स्पीड बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो मेटालिक कंडक्टर है वो सॉलिड होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टर की डिक्रीज होती है, और जनरली सॉलिड होते हैं, इसमें विदाउट केमिकल रिएक्शन करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जनरली ये मोल्टन स्टेट में होंगे या क्या होंगे, जल्दी, लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है ये लेस कंडक्टर होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला है वो है रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोज टू फ्लो ऑफ करंट,
फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर वायर। कंडक्टर वायर के थ्रू जो करंट का फ्लो होता है, जो करंट बह रहा है, जो करंट का फ्लो है, वो है आपका रेसिस्टेंस। ठीक है। दूसरा होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट ओम होती है। इसे क्या कहते हैं? ओम। मैथमेटिकल अगर हम इसका टर्म देखते हैं तो R बराबर होता है V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मैथमेटिकल टर्म के अनुसार से अगर हम यूनिट देखें तो इसका यूनिट हो सकता है वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है। और हम लोग इसमें दूसरा देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं C से, यानी कि मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर वायर। ठीक है। हम लोग इसमें करंट का मेजरमेंट करते हैं जिस यूनिट से या जिस से, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म देखते हैं तो C बराबर होता है 1/R, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका हो जाएगा 1/ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/ओम। तो 1/ओम यानी कि इसका यूनिट हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और इसी ओम इनवर्स को कहा जाता है सीमेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ओम इनवर्स को कहा जाता है सीमेंस, और सीमेंस को डिनोट किया जाता है S से, यानी कि कंडक्टेंस की जो यूनिट है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ओम इनवर्स या सीमेंस। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि सीमेंस किसकी यूनिट होती है? ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो कंडक्टेंस क्या है कि मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर वायर। मेजरमेंट करना है, करंट को मेजर करना है, मापना है, उसी का